आज के क्लास को हम लोग एक मोटिवेशनल क्विट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी ने खूब कहा था कि यदि तुम चलने को तैयार हो जाओ, गौर फरमाइएगा, यदि तुम चलने को तैयार हो जाओ तो मंजिलें झुकने के लिए भी तैयार हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो कल हम लोगों ने वन शॉट लेक्चर के थ्रू चैप्टर वन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कल, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से और कैसे पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, जियो में जनन में ये जो जियो में जनन से पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या पहला क्वेश्चन है, आपको पहला टॉपिक ही पढ़ाया गया था जीवन काल। चैप्टर स्टार्ट किए थे तो पहला टॉपिक क्या पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है ना? जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन काल। कोई जीव जन्म लिया और प्राकृतिक रूप से मर गया तो उसके बीच का जो कालखंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो ये जीवन काल आपका क्लियर हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन किया था 2023 में कि लिंग गुणसूत्र पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना है। तो याद रखिएगा, आपकी जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और मादा में जो होता है लिंग गुणसूत्र XX होता है। मादा में लिंग गुणसूत्र कौन होता है? XX होता है। और यदि नर की बात करें तो नर में लिंग गुणसूत्र XY होता है। कौन होता है जी? XY। तो ये आपका क्लियर हो गया, 2 नंबर फिर आपको मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, देखो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2023 में ही एक क्वेश्चन किया था कि अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो अंतः प्रजनन का अर्थ है एक ही वंश के नर और मादा से पैदा होने वाले बच्चा। यहाँ पे देखो, अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही वंश के नर और मादा से पैदा होने वाले बच्चों से है। यहाँ पे अंतः प्रजनन का मतलब ही यही होता है कि एक ही वंश के नर और मादा है और उससे जो बच्चे पैदा लेते हैं, ये क्या है? अंतः प्रजनन के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? अंतः प्रजनन की श्रेणी में आता है। तो ये आप नॉर्मली लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, फिर कॉपी में इसको डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में एक क्वेश्चन किया गया था कि द्विखंडन और बहुखंडन को परिभाषित करें। द्विखंडन और बहुखंडन को क्या करें? परिभाषित करें। तो द्विखंडन आपको पता है कि द्विखंडन किसे कहेंगे। तो इसमें एकल कोशिकाएं टूटकर 2 नए कोशिका का निर्माण करती है। जैसे में अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अमीबा। अमीबा में क्या होता है? एकल कोशिकाएं टूटती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और बहुखंडन का मतलब क्या होता है? तो इसमें एकल कोशिका टूटकर बहुल कोशिका का निर्माण करता है। जैसे में प्लाज्मोडियम ईस्ट, कल आपको बताया था ना, अमीबा कैसे टूटता है और प्लाज्मोडियम कैसे टूटता है और बहुल कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो कल की क्लास को भी रिमाइंड कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि है, देखो यहाँ पे क्या, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन जो है आपका 2020 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था। देखो यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप याद रखिएगा, देखिए पहला अंतर याद रखिएगा लैंगिक जनन का, एक और आप लिख लीजिएगा लैंगिक जनन और दूसरी ओर क्या लिखिएगा? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आप याद रखेंगे, इसमें जीवों की 2 समष्टियाँ भाग लेती है। लैंगिक जनन में कई गो समष्टि भाग लेगा? 2 गो समष्टि भाग लेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन में, तो इसमें जीवों की सिर्फ 1 समष्टि भाग लेती है। इसमें क्या लेता है जी? जीवों की सिर्फ 1 समष्टि भाग लेती है। आप अंतर याद रखिएगा, इसमें निषेचन होती है और इसमें निषेचन नहीं होती है। इसमें निषेचन नहीं होती, यानी लैंगिक जनन में निषेचन का प्रोसेस होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन का प्रोसेस नहीं होता है। 3rd नंबर का अंतर याद रखिएगा, इसमें युग्मनज बनता है और इसमें युग्मनज नहीं बनता है। इतना आप लिख देंगे एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। 2020 और 17 में ये क्वेश्चन किया गया है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मुकुलन क्या है।
तो आपको तो पता है नहीं है मुकुलन क्या है। मुकुल के द्वारा होने वाला जो जनन होता है, यहाँ पे देखिए मुकुलन क्या है। तो इस प्रकार के जनन में जनक जीवों के शरीर से उभार निकलता है जो मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुल। और बड़ा होकर एवं जनक जीव से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बना लेता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। और मुकुलन का प्रोसेस हाइड्रा और ईस्ट में होता है। किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। आप याद रखिएगा कि मुकुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर्जात मुकुलन, जिसको हम कल आंतरिक मुकुलन बताए थे। क्या बताए थे? आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन में क्या होगा? तो इसमें मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर होता है, और एक इसमें होगा स्पंजीला में होगा। किसमें होगा? स्पंजीला। बहिर्जात मुकुलन क्या होता है? तो इसमें मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर होता है, और एक इसमें होता है हाइड्रा में होता है, और किसमें होता है? ईस्ट में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट मार लोगे आप। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये सब क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से छाट कर लाए हैं पहला लेसन का, ठीक है। पहला 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर स्पष्ट करें। तो एक और आप लिख लीजिएगा युग्मक जनन, और दूसरी ओर लिख लीजिएगा भ्रूणोद्भव। क्या लिख लीजिएगा? भ्रूणोद्भव। युग्मक जनन में लिखिएगा यह युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है। आप भ्रूणोद्भव में लिखिएगा यह युग्मक से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया है। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा यह निषेचन का नेतृत्व करता है, यह जन्म का नेतृत्व करता है। जो युग्मक जनन होता है निषेचन का नेतृत्व करता है, और ये जो भ्रूणोद्भव होता है ये जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? जन्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन है जी कि बाह्य निषेचन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो आपको कल भी समझाए थे। यहाँ पे देखो बाह्य निषेचन क्या है, इसके नुकसान बताएं। तो जब जनक के शरीर के बाहर निषेचन हो तो बाह्य निषेचन कहलाता है। जब जनक के शरीर के बाहर निषेचन हो तो बाह्य निषेचन कहलाता है। और इसका नुकसान क्या है? तो पहला नुकसान आप याद रखेंगे, इसमें बहुत अधिक संख्या में युग्मक की आवश्यकता होती है। बाह्य निषेचन में क्या होता है जी? बहुत अधिक युग्मक की आवश्यकता होती है। दूसरा, युग्मक संलयन का अवसर कम होता है। इसमें युग्मक संलयन का जो अवसर होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जीवों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आप याद रखिएगा जनन में जब जीवों की सिर्फ एक समष्टि भाग लेती है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और अगला पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि यह निम्न श्रेणी की जंतुओं में पाया जाता है और इससे विभिन्नताएँ उत्पन्न कम होती हैं। इससे विभिन्नताएँ उत्पन्न ही नहीं होती है, कम क्या जल्दी विभिन्नता इसमें उत्पन्न होवे नहीं करता है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कब का? 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कलिका और पत्रकलिका में पत्रकलिका को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो आप देखो याद रखना है, यहाँ पे देखो लिख देते हैं कलिका। कलिका क्या होता है? तो कलिका याद रखिएगा पौधे के तने पर वह छोटा उभार जिससे फूल और पत्ते अंकुरित होते हैं। क्या कहलाएगा? कलिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलिका। पौधे के तने पर वह छोटा उभार जिससे फूल और पत्ते क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलिका। आप पत्रकलिका किसे कहेंगे? एक संघनित सहायक कली को पत्रकलिका कहते हैं। एक संघनित सहायक कली को पत्रकलिका कहते हैं। और यह वानस्पतिक प्रजनन में सहायक होते हैं। ये वानस्पतिक प्रजनन में क्या होते हैं जी? सहायक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो मेरे शेरनियों, यहाँ पे तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन है बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है कि जनन क्या है और यहाँ क्यों आवश्यक, जनन क्या है, इससे क्या लाभ है। ये 2017 में क्वेश्चन किया था, जनन क्या है और इससे क्या लाभ है। तो याद रखिएगा वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान को जन्म देता है। अपने समान संतान को क्या देता है जी? जन्म देता है। कल भी आपको पढ़ाए थे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल के लेक्चर में ये सब कंप्लीट किया गया है। और कल का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लो। कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, उसके बाद इसको लिख लेना। ऐसे ये सब क्वेश्चन तो मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर भी लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कल की क्लास में सब कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है आपका। तो जनन क्या है? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान को जन्म देती है, क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। इसके निम्न लाभ हैं। पहला, इससे जीवों की संख्या बढ़ती है। दूसरा, यह जीवों की अस्तित्व बनाए रखता है।
पहला लाभ है कि इससे जीवों की संख्या बढ़ेगी। अब कोई जनन करेगा तो बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा फिर जनन करेगा तो बच्चा पैदा होगा। इस प्रकार जनसंख्या इससे बढ़ रहा है, तो पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ क्या है, तो इससे जीवों का अस्तित्व बना रहता है। इससे जीवों का अस्तित्व क्या होता है जी, बना रहता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे और क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार किया था, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। इजी क्वेश्चन की श्रेणी में देखा जाए तो 2024 में सबसे इजी क्वेश्चन यही किया था कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया था जलकुंभी, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन किया था। तो आप याद रखना, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जलकुंभी को। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। और क्योंकि ये बहुत कम समय में तेज वृद्धि कर जलाशय को ढककर उसके जल से ऑक्सीजन सोखने लगते हैं, जिससे जलीय जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिससे जलीय जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु। और सिर्फ हम लोग बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं जलकुंभी की, तो जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया। ये क्या करता है, जलाशय में बहुत तीव्र वृद्धि करता है। जलाशय में क्या करता है, बहुत तीव्र वृद्धि करता है, जिसके वजह से ये पूरे जलाशय को बहुत जल्दी ढक लेता है। और ढकने के बाद वो उससे ऑक्सीजन सोखने लगता है। जो जलीय जीव होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेचारे मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसी कारण इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल बीजाणु और युग्मनज में क्या अंतर है। ये भी कल आपको बताए थे, चल बीजाणु और चल बीजाणु बताए थे ना। चलो यहाँ पे देखोगे, चल बीजाणु एक और लिख लेना और दूसरी ओर युग्मनज लिख लेना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख लेना युग्मनज, अब बीच में धो के मांग फाड़ लेना है यहाँ से। अब देखो, पहला चल बीजाणु में लिखी गई, यहाँ अलैंगिक जनन में बनता है। और युग्मनज किस में बनता है, यहाँ लैंगिक जनन में बनता है। किस में बनता है जी, लैंगिक जनन में बनता है। दूसरा आप याद रखिएगा कि जो चल बीजाणु होता है अगुणित होता है। कैसा संरचना होता है, अगुणित। और युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित संरचना होता है। क्या होता है, द्विगुणित। और अगला ये चल होते हैं और ये अचल होते हैं। चल बीजाणु क्या होते हैं, चलायमान होते हैं अर्थात चल होते हैं। और युग्मनज क्या होते हैं, अचल होते हैं। युग्मनज क्या होते हैं जी, अचल होते हैं। तो ये बात एकदम आप याद रखिएगा, चल और अचल। ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वही काम करना है, एक और आंतरिक निषेचन, यहाँ पे एक और आंतरिक निषेचन लिखा गया और दूसरी ओर क्या लिखेगा, बाह्य निषेचन। अब इससे मांग फाड़ लीजिएगा। अब देखिए, पहला अंतर है कि अंडों का निषेचन शरीर के अंदर होता है, तो वो क्या है, आंतरिक निषेचन है। और इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें बाह्य निषेचन में अंडों का जो निषेचन होता है कहाँ होता है, शरीर के बाहर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्तनधारी और पक्षी हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेढक और मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेढक और मछली। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फेयर कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो का दिया गया है, जाके उसको देख के कंप्लीट करिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मोनोकार्पिक पौधे की साधारण परिभाषा दें। तो जो पौधे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं, वैसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। आपको बताया थे पादप प्रजनक अवस्था में पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या होता है, जो जीवन अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प धारण करता है, वैसे हम लोग पौधों को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, गेहूँ, मक्का, चावल, ये सब क्या है, अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करेगा। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार, उसके बाद कट जाएगा सब बेचारा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अंड प्रजक और सजीव प्रजक जीव में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है जी, अंड प्रजक और सजीव प्रजक जीवों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो अंड प्रजक का मतलब आपको समझाए थे ना, यह अंडे द्वारा बच्चे को जन्म देता है। जो अंड प्रजक जीव होता है क्या करता है, अंडे द्वारा बच्चे को जन्म देता है, इसको अंडज भी कहा जाता है। और सजीव प्रजक को हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। यहाँ सीधे बच्चे को जन्म देता है, जैसे मानव हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या करता है, सीधे बच्चे को जन्म देता है। अंड प्रजक में एग्जाम्पल मुर्गी और क्या हो जाएगा, मछली। मुर्गी और मछली। तो आप ये अंतर समझ ली, ये बात पिछले लेक्चर में बताए थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे ध्यान दोगे, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि निषेचन क्या है। यहाँ पे निषेचन क्या है, कल के क्लास में आपको बताया गया था निषेचन क्या है।
बोलो हाँ। बताया गया था यार, लेक्चर ठीक से देखे रहते तो तुमको याद रहता। नहीं देखे हो ना, लेक्चर नहीं देखे हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो जाके, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मन करेगा, मिल जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। और इसके द्वारा, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जाइगोट। अब बात करते हैं जीर्ण अवस्था क्या है। आप याद रखिएगा जीर्ण अवस्था क्या है, तो जीवन की वह अवधि जिसमें जीव अपनी प्रजनन क्षमता खो देता है। जीर्ण अवस्था भी आपको बताया गया था ना, जीवन की वह अवधि जिसमें जीव अपना प्रजनन क्षमता खो देता है, अपना जनन करने की क्षमता को खो देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीर्ण अवस्था। तो ये जीर्ण अवस्था भी आपका क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवों में निषेचन पश्च घटनाओं का विवरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है जी कि जीवों में निषेचन पश्च घटनाओं का विवरण दीजिए। निषेचन पश्च घटना यानी निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटना कहलाती है। शुक्राणु एवं अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, तो युग्मनज बनता है निषेचन के बाद, और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। वहीं भ्रूण क्या बनाता है, शिशु बनाता है। वहीं भ्रूण क्या बनाता है जी, शिशु बनाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन कि भ्रूणोद्भव क्या है। क्वेश्चन क्या है जी, भ्रूणोद्भव क्या है। तो कल आपको बताया गया था क्लास में कि युग्मनज से यदि भ्रूण बनता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, और इससे नए जीव का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन है जी कि कायिक जनन या प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे के कायिक भाग से होने वाले जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे के कायिक भाग कौन है, जड़, तना और कौन है, पतिया। पौधे के कायिक भाग कौन होते हैं, जड़, तना और पतिया। पौधे के कायिक भाग से यदि कोई जनन होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, तो वो क्या है, कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कायिक जनन। अब देखो कृत्रिम कायिक जनन क्या है और इसकी कितनी विधियां हैं। तो आप याद रखिएगा, पौधों में कायिक जनन मानव द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा कराया जाता है, और इसी को हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसके निम्न तरीके हैं, पहला कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, ये सब क्या है, कृत्रिम कायिक जनन का विधि है। वैसा कायिक जनन जो मानव के द्वारा कराया जाता है उसे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। और इसका पहला प्रोसेस है कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, ये सब क्या है, कृत्रिम कायिक जनन का विधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन है जी कि जुस्पोर या चल बीजाणु क्या है। क्वेश्चन क्या है, जुस्पोर या चल बीजाणु क्या है। जुस्पोर या चल बीजाणु क्या है। तो चल बीजाणु के बारे में आपको कल बताया था कि चल बीजाणु के ऊपर कसाभिका पाया जाता है, जिसके वजह से चल पाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है। कहाँ होता है, चल बीजाणु धानी में होता है। एक कुछ शैवालों में अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। एक कुछ शैवालों में क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और इनके अग्रभाग में 2 या 2 से अधिक कसाभिकाएँ होती है। क्या होती है, कसाभिकाएँ, जिससे ये जल में तैरते हैं, जिससे क्या करते हैं, जल में तैरते हैं जी। तो ये आपका क्लियर हो गया। जुस्पोर क्या है, कोनिडिया क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में भी बताया था आपको कल। कोनिडिया का निर्माण कोनिडिया फ्लोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में होता है। कोनिडिया फ्लोर के ऊपर कैसे होता है, श्रृंखला के रूप में होता है, और यह अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर कवक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कवक का निर्माण करता है। यह अनुकूल परिस्थिति में विकसित होगा तो किसका निर्माण करेगा, कवक का निर्माण करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अचल बीजाणु या अप्लानो स्पोर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि अचल बीजाणु या अप्लानो स्पोर क्या होता है। तो आप याद रखना,
ये बीजाणुधानी में निर्मित होता है। अचल बीजाणु कहाँ निर्मित होंगे? बीजाणुधानी में। इनके अग्रभाग में कशाभिका नहीं पाया जाता है। कशाभिका नहीं है तो ये हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं। ये चल नहीं पाते हैं, लेकिन हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़िया के जाते हैं। भोजपुरी में कहते हैं उड़ियाना, एकदम उड़िया के ही चले जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन, यहाँ पे देखो, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव ने लैंगिक जनन क्यों अपनाया? लैंगिक जनन क्यों अपनाया? तो आप याद रखिएगा, बड़े जीव में लैंगिक जनन द्वारा ही संतान संभव है, क्योंकि ऐसे जीवों में जनन के लिए 2 प्रकार के जनन तंत्र विकसित होते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और दोनों अलग अलग युग्मक बनाता है। यहाँ अलग अलग युग्मक बनाता है। जनन के समय नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन कर नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इतना आप कहानी लिख दीजिएगा, 5 नंबर में, 5 नंबर नहीं 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन क्या है और यहाँ कितने प्रकार का होता है। 2017 में क्वेश्चन किया था, याद रखिएगा। अनिषेक जनन में अंडे का विकास एक पूर्ण जीव के शरीर में बिना निषेचन का होता है। यहाँ पे देखो, जनन की वह प्रोसेस जिसमें बिना निषेचन के ही पूर्ण जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनिषेक जनन। तो ये आपका अनिषेक जनन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ 2 प्रकार का होता है अनिषेक जनन। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अनिषेक जनन अर्थोपोडा में होता है। किसमें होता है? अर्थोपोडा में। और यहाँ 2 प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक अनिषेक जनन और दूसरा कृत्रिम अनिषेक जनन। अब निम्नलिखित को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो पहला चित्र आपको दिखाना था समसूत्री विभाजन मेजाफेज, समसूत्री विभाजन का मेजाफेज अवस्था। तो इसका हम फिगर बड़ा कर दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हो गया? समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था है। कौन सा अवस्था है? मेटाफेज। भेज यहाँ पे भेजाफेज लिखा हुआ है ना, मेटाफेज लिखेगा, मेटाफेज अवस्था। और दूसरा आपसे पूछा गया है कि जीवाणु की कोशिका में द्विखंडन दिखाना है। जीवाणु की कोशिका में क्या दिखाना है? द्विखंडन। तो यहाँ पे जीवाणु की कोशिका यहाँ पे लिख दिया और उसमें द्विखंडन, जीवाणु की कोशिका में द्विखंडन को दिखा दिया गया। तो आप इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कॉपी में डाल लीजिएगा। सो गाइस, ये आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे और चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल तरीके से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। और यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, वीडियो को लाइक करिए चाहे मत करिए, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो को, उसको आप देख के कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।